हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक नया चैप्टर कोनिक सेक्शन, जो कि पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा क्या है? कोनिक सेक्शन। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से कि कोनिक सेक्शन में हमारे को पढ़ना क्या है। तो भाई सबसे पहले कोनिक सेक्शन नाम सुनते ही माइंड में आता है कोनिक का सेक्शन। तो सबसे पहले माइंड में आता है कौन? आइसक्रीम वाला कोन। हाँ, जिसको खाने की क्या करती है बेटा? इच्छा करती है। ठीक है, तो उसी कोन को जब अपन प्लेन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कट करते हैं ना बेटा, तो जो शेप मिलती है उनकी स्टडी करना ही क्या है बेटा? कोनिक सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भैया पहले लेक्चर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की कोनिक होता क्या है। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? जनरल डेफिनेशन की उसकी डेफिनेशन क्या है, हर एक कोनिक के लिए क्या डेफिनेशन वैलिड रहती है अलग अलग शेप के लिए। थर्ड क्या पढ़ना है अपन को? कोनिक जो है, जब अपन कोनिक का सेक्शन करते हैं तो उससे क्या क्या शेप बनती है, वो सारी चीजों की स्टडी करना क्या है बेटा? कोनिक सेक्शन। चौथा क्या है बेटा? उनकी कंडीशन। अब कंडीशन भी यहां पर बेटा तीन तीन में होगी, वो भी मैं समझाऊंगा आगे कैसे। और लास्ट क्या भाई? बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहीं पे मैं आपको सब चीज याद कराऊंगा, सिर्फ आपको क्या करना है? अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन उठाने और बनाने का ट्राई करना है। और मैं गारंटी देता हूं 80% 90% क्वेश्चन आप इजी गोइंग बना लोगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोनिक सेक्शन है क्या चीज बेटा। तो कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है? देखिए एक कोन था, ठीक है। अब ये कोन आता कैसे वो भी मैं समझा देता हूं। आप खुद सोचिए, ये एक एक्सिस है, नहीं एक्सिस ऑफ कोनिक बोला। इस पे मैंने एक जनरेटर लगाया बेटा, मतलब एक लाइन बनाई, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। तो अगर मैं इसको हिंज कर दूं तो ये जब घूमेगा बेटा, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। देखो अगर मैं हिंज करता तो ऊपर भी घूमता और नीचे भी घूमता, तो उससे क्या बनता है बेटा? डबल साइडेड कोन। कि अगर ये एक्सिस थी, क्या थी बेटा? एक्सिस अपने पास, तो ये जो जनरेटर है ऐसे घूमेगा, तो एक ऊपर कौन बनेगा और एक नीचे कौन बनेगा। अब जब इसको प्लेन के थ्रू अपन कट कराते हैं बेटा, तो अपन को क्या क्या शेप मिलती है? डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलती है। कैसे वो समझाता हूं। अगर मैं प्लेन है, जैसे ये जो पॉइंट है, इसके अबाउट प्लेन से कट कराऊं तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो आप? क्या मिलेगा? एक पॉइंट, और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा ऊपर ले गया प्लेन को और कट किया तो क्या मिला? सर्कल। अब मैं प्लेन को अगर टिल्ट कर दूंगा बेटा, तो इलिप्स मिल जाएगा। सोचने का ट्राई कीजिए। नहीं, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो देखो दिखाता हूं कि कैसे। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो यहां से समझने का ट्राई कीजिए। ये अगर देखिए बेटा, सर्कल आया, अब थोड़ा टिल्ट किया, इलिप्स आया। अब थोड़ा और टिल्ट करूंगा तो पैराबोला आया। अब थोड़ा और टिल्ट करूंगा तो हाइपरबोला आया। अब अगर मैं क्या ले लिया इसी जनरेटर पे, तो ये दो लाइन को शो करने लगा। एक और ले लिया तो क्या हुई? कोइंसिडेंट लाइन। और अगर बीच में लेता तो पॉइंट। क्लियर है या नहीं? मतलब जो कोन है बेटा, उसको जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे कट किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप मिलती है उसी को क्या बोलेंगे? कोनिक सेक्शन। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कोनिक सेक्शन में क्या क्या मिलता है, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? कोनिक सेक्शन से पॉइंट मिल जाता है, सर्कल मिल जाता है, इलिप्स मिल जाता है, पैराबोला मिल जाता है, हाइपरबोला भी मिल जाता है। साथ में क्या मिलती है बेटा? दो लाइंस, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो क्या हो सकती हैं? या तो रियल और अलग अलग, या एक कोइंसिडेंट लाइन थी, नहीं, या फिर इमेजिनरी लाइंस। क्लियर? तो यानी इतने सारी चीजों को कोनिक क्या करता है बेटा? रिप्रेजेंट करता है। और इसी को हमारे को क्या करना है बेटा? डिटेल वाइज चीजें जाननी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। अब भैया अपन को तो प्रैक्टिकली तो चलना नहीं है, जेई में क्वेश्चन तो क्या आएगा? थ्योरेटिकली, तो उस पर भी तो बात करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई कि कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कोनिक सेक्शन उन पॉइंट का लोकस है। अब ये लोकस क्या होता है सर? जिसने स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ा है उसको पता होगा कि भाई लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जो क्या देता है अपन को बेटा? कर्व की इक्वेशन। क्या देता है? कि जैसे मैंने कोई भी, अगर मान लो लेट सपोज, ठीक है, मैंने कोई भी पॉइंट का कलेक्शन लिया, लेट सपोज ये ले लिया, नहीं, तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है इससे कर्व बना, इस कर्व की इक्वेशन देना ही लोकस का क्या है मेरा काम। क्लियर? तो यानी कि ये क्या है? उन पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। अब देखना आपके लिए नया नाम है बेटा, क्या? फिक्स पॉइंट। क्या फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? अगली बार अपन फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। ऐसे ही क्या आएगा बेटा? एक फिक्स लाइन। क्या आएगा? फिक्स लाइन। तो वो भी आपके लिए नया वर्ड है, डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों वर्ड आपके लिए क्या है? न्यू है। और तीसरा वर्ड जो न्यू आएगा वो आएगा सेंट्रिसिटी। तो मतलब क्या है वो समझाता हूं। तो कोनिक क्या है बेटा? उन पॉइंट का लोकस या उन पॉइंट का कलेक्शन जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब फोकस से डिस्टेंस। जैसे कि मैंने यहां बोल रखा है ये ऐसे बेटा, ये क्या है बेटा? फोकस। नहीं, एक फिक्स लाइन है, इसको क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो कोनिक क्या है बेटा? उन पॉइंट का लोकस है, उन पॉइंट का कलेक्शन है
जिससे क्या, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब कि अगर मैंने P पॉइंट की S से डिस्टेंस निकाली SP और P पॉइंट की M से डिस्टेंस निकाली PM, नहीं M क्या है, परपेंडिकुलर वाला, नहीं डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की, तो उसका जो रेशियो है ना उसको क्या बोलेंगे, E रिप्रेजेंट फॉर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको 3 नए वर्ड, क्या बेटा, 3 नए वर्ड, कौन कौन से, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। अभी याद कर लो, फोकस मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स पॉइंट, क्या होता है, फिक्स पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा, फिक्स लाइन, क्या होती है, फिक्स लाइन। और इसेंट्रिसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट की जो कोनिक सेक्शन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस कर्व को, उस कर्व पे कोई भी पॉइंट लो आप, चाहे P यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहीं ले लो, तो इसकी यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम। एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स और एक लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो यानी SP जो है अपने पास ये वाला और PM जो है उनका रेशियो क्या है, अगर इसेंट्रिसिटी के इक्वल, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 हो गई, 1/2 हो गई, 2 हो गई, वो सब क्या कहलाएगा बेटा, कोनिक सेक्शन। तो यहां से डेफिनेशन अपने पास आ चुकी है कि SP अपॉन PM इसेंट्रिसिटी के क्या होगा बेटा, इक्वल। ये तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिराइव करते हैं कि भाई सर इक्वेशन क्या होगी कोनिक की। नहीं तो देखिए, कोनिक की इक्वेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझना। मैंने क्या बोला था, ये उन पॉइंट का लोकस है, किन पॉइंट का, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। अब फिक्स पॉइंट अपन ने लिया है ना बेटा, तो मैंने फिक्स पॉइंट को क्या मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर, यानी फोकस जब अगली बार मेरे पास आएगा और डायरेक्ट्रिक्स आएगी, तो मैं क्या अज्यूम करता हूं उसको, अल्फा बीटा, फोकस को। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है बेटा, तो मैंने अज्यूम कर ली LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0, जैसे कि मैंने यहां लिख भी रखा है। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है इस कर्व की जो कोनिक है, नहीं तो मैं कैसे निकालूं, आप खुद सोचिए। ये पॉइंट P है, मैंने मान लिया जिसका लोकस निकालना है, उसके लिए क्या करते थे, H कॉमा K मानते थे। तो यानी इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस SP अपॉन PM अभी बताया था, बताओ किसके इक्वल होता है बेटा, क्या, देखिए अभी हाल मैंने बताया SP अपॉन PM किसके इक्वल होता है बेटा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल। किसके इक्वल होता है, इसेंट्रिसिटी के इक्वल। तो जब इसेंट्रिसिटी के इक्वल है अपने पास, तो देखिए कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले H था, तो H माइनस क्या करूं, डिस्टेंस लगाऊं, SP की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, फिर K माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यही होता था रूट में, किसमें बेटा, रूट में, अपॉन, अच्छा PM से डिस्टेंस। तो भाई जो लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वो बता सकते हैं क्या, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते थे बेटा, कि अगर अपने पास कोई बेटा एक पॉइंट है, मान लो ये x1 y1 है, और अपने पास एक लाइन है LX प्लस MY प्लस N, और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है इससे परपेंडिकुलर। तो क्या फॉर्मूला था, पॉइंट को उसमें पुट कर दो, LX1 फिर y की जगह y1 n अपॉन रूट में क्या था बेटा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो मतलब यहां अगर H कॉमा K से इसकी डिस्टेंस निकालूं बेटा, तो क्या होगी, आप खुद सोचिए। L H रखूंगा x की जगह, y की जगह K रखूंगा n अपॉन रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, इसेंट्रिसिटी। तो यहां से जो इक्वेशन निकालूंगा वही किसकी इक्वेशन आएगी बेटा, कोनिक की। सर ये तो बहुत अजीब सी इक्वेशन लग रही है। नहीं देखो बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छी सी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करूं बेटा, H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, K माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये डिवाइड में था बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मोड लगा देता हूं, इसको उधर ले गया तो E आएगा, क्या आएगा साथ में, LH नहीं प्लस MK प्लस N अपॉन रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। इधर भी रूट था, यही है। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं बेटा, और मुझे पता है जब लोकस निकालते हैं तो एंड में H की जगह X रखते हैं और K की जगह Y, यानी मैं अगर इसको लिख दूं X माइनस अल्फा का होल स्क्वायर फिर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू E आएगा बेटा, साथ में क्या होगा, LX प्लस MY प्लस N अपॉन रूट का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर किया तो E का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन बनी, ये किसकी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। क्या बनी, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अच्छा सर, हमारे को तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया गया था, वहां जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी बेटा, आपको पता हो अगर तो क्या लिखी गई थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू
0 यही लिखी गई थी और वहां बोला था कि इस इक्वेशन को याद कर लेना है, कोनिक में बहुत काम आने वाली है। तो आज ये काम आ गई है भैया। नहीं तो देखो इससे कैसे लाया ये इक्वेशन, आप समझने का ट्राई कीजिए। यहां इसका होल स्क्वायर खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, फिर 2x अल्फा, सेम टू सेम इसके लिए खोलूंगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, वाई स्क्वायर वाली कांस्टेंट वाली, फिर 2ab तो यानी एक्स वाई वाली, फिर 2mny आएगा, फिर 2lx आएगा, मतलब x की टर्म भी आएगी y की टर्म भी आएगी। तो देखिए आप कुछ सोचिए कि एक्स स्क्वायर आएगा कुछ कोफिशिएंट है ना, फिर यहां से अगर आप देखोगे तो साथ में वाई स्क्वायर भी आएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो एक्स वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। इसीलिए जनरल इक्वेशन ऑफ जो कोनिक है बेटा वो ये दी गई है कि इसमें कौन कौन सी टर्म होती है, बोलो मेरे साथ साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। वापस बोलिए मेरे साथ एक और बार, क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, याद होनी चाहिए बेटा, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बोलोगे तो यही याद हो जाएगा, आपको घर पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बेटा अपन को दोनों याद रखना है। पहली इक्वेशन ये कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक तो ये थी, दूसरा क्या, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। जहां पे अगर मैं आपसे पूछूं फोकस क्या है, तो फोकस क्या है बेटा, अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो सर डायरेक्ट्रिक्स क्या है भाई, lx प्लस my प्लस n, e क्या है, इसेंट्रिसिटी। क्लियर। अच्छा सर ये तो अपने पढ़ लिया, अब माइंड में क्या आता है कि भाई जब अपन ने इक्वेशन पढ़ी है तो ये इक्वेशन कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी तो रिप्रेजेंट करती थी, नहीं तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब करेगी और कोनिक को कब करेगी, तो इनकी क्या कंडीशन है अपन उस पर बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो अपन पढ़ लेते हैं कि जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन ने पढ़ा था तो कोनिक में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। ठीक है, तो समझिए आप कि अगर मैंने क्या बोला कि भाई कोनिक उन पॉइंट का लोकस था, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कोनिक क्या है, उन पॉइंट का लोकस जिनकी एक फिक्स लाइन है और फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहता था, कांस्टेंट। अब मैं क्या करूं, अगर इस फोकस को उठा के डायरेक्ट्रिक्स पे ले जाऊं, क्या ले जाऊं, तो ये फोकस यहां की जगह मैं कहां ले आया, इस पॉइंट पे, नहीं ये डायरेक्ट्रिक्स वाली थी, नहीं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा आप समझिए, है ना। तो देखिए मैंने मान लिया अगर यहां मैंने कोई पॉइंट लिया इस लाइन पर, समझना, तो इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, ये s है ना, इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी pm, नहीं इनका रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। नहीं मैंने मान लिया कि इनके बीच में एंगल लेट सपोज थीटा है बेटा, क्या है, तो sp अपॉन pm इक्वल टू क्या लिखता था बेटा मैं, इसेंट्रिसिटी, याद है कुछ, नहीं। अब देखिए बेटा मैंने p पॉइंट यहां लिया, p पॉइंट क्या है, लोकस, मतलब ये मूव करेगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहां पे भी मूव कराता नहीं तो भी क्या रेशियो सेम आता क्या, खुद सोचिए कैसे। अगर मैं p डैश बोल दूं, ये m डैश बोल दूं, तो आप खुद सोचो कि ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या सिमिलर है, हाँ सर ये एंगल सेम है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब डबल ए से ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हुआ, क्या अगर ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब दिस अपॉन दिस के क्या होगा, इक्वल। यानी मैं अगर दोनों का रेशियो निकालूं बेटा तो sp अपॉन pm इसमें भी वही आएगा और इसमें क्या होगा, sp डैश अपॉन p डैश m डैश वो भी क्या आएगा, सेम। गॉट इट। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सिमिलरली इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अच्छा सर मतलब कि अगर डायरेक्ट्रिक्स के अंदर ही फोकस आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही क्या आ जाए, फोकस, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। और अगर डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आया तो वो बाकियों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल। समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा आगे देखिए बेटा, इसी से एक और चीज निकालते हैं, काम की चीज। नहीं काम की चीज कैसे निकालता हूं, sp अपॉन pm इक्वल टू क्या है बेटा, e, इसेंट्रिसिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, बचपन से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी अपन ने यार, ये जो है एंगल थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। मतलब कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हाइपोटेनियस है ना sp, और ये pm क्या है, तो मतलब sp अपॉन pm को क्या लिखूं बेटा, कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी e इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा।
अच्छा कोसेक थीटा। अब भाई मुझे पता है अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो कोसेक तो 1 से कम कभी देता नहीं है, मतलब अच्छा सर ई अगर 1 से छोटा हुआ, ये अगर 1 से छोटा हुआ तो अपने पास कोई लाइन नहीं आने वाली, यानी इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस होगी। समझ में आया, इमेजिनरी लाइंस। इसी तरह अगर E1 हो जाए बेटा, क्या हो जाए E1 कब आएगा आप खुद सोचो, जब कोसेक थीटा 1 हो, मतलब थीटा 90, मतलब ये जो लाइन है वो ऐसी आ जाए हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन भी ऐसी, मतलब क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, दोनों एक दूसरे की चिपक जाएगी ना बेटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जाऊंगा ऐसे नीचे लाऊंगा दोनों चिपक जाएगी, यानी कि उस केस में क्या होंगी बेटा, कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी। समझ में आ रहा है ये चीज। अच्छा नेक्स्ट क्या बेटा, कि अगर मैं ई क्या ले लूं 1 से बड़ा, नहीं तो अब क्या है, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। समझ रहे हो। तो अब बेटा जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो वहां दिक्कत क्या आएगी कि आपको इसेंट्रिसिटी नहीं देगा हर बार, आपको जनरल इक्वेशन देगा, उससे निकालना होगा। तो उससे एक चीज अपन समझते हैं कि क्या अपन ने एक जनरल इक्वेशन लिखी कोनिक की, ये लिखी थी बेटा, नहीं। अब इसको आप जब यहां से कंपेयर कराते हो ना बेटा तो एक रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है, एक रिलेशन। एक रिलेशन में यहां लिख रहा हूं, उसको अपन 2-4 बार बोल लेते हैं, वो अपना काम का है कि h स्क्वायर माइनस ए बी क्या बेटा, इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 नहीं इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4 नहीं। जब आप यहां से इसको कंपेयर करोगे बेटा बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4। तो बोलो मेरे साथ 4 बार, क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। यानी एक बार मैं बोल देता हूं वापस, आप भी मेरे साथ रिपीट करिए ताकि आपको यही याद हो जाए। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4 किसके इक्वल होगा, वापस बोल लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4। क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं सब इसी पे डिपेंडेंसी होगी, इस एक कंडीशन पे। ठीक है, तो ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां समझिए, अब मैंने अभी लिखा था क्या कि एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, किसके इक्वल था बेटा, ई स्क्वायर माइनस 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 4 के। तो यहां से ई में और एच और ए बी में कंडीशन मिल गई कि अगर ई 1 से छोटा है, 1 से छोटा डालोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। ऑब्वियस ही चीज है, ये क्या आएगी, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव आई अपने पास तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, लेस देन 0। अच्छा, मतलब अगर एच और ए बी में कंडीशन चाहिए कि वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यहां से निकालूंगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव आया तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी लाइंस को। अच्छा, अगर E1 हुआ यानी कि क्या होगा बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, E1 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन को। और अगर E1 से बड़ा हुआ यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ये है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, किसको, जब डायरेक्ट्रिक्स है ना, फोकस किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, उस केस के लिए कंडीशन है नहीं। तो अपन अब क्या लिखते हैं बेटा, सारी कंडीशन, क्या लिखते हैं, सारी कंडीशन। ठीक है, तो सारी कंडीशंस कैसे बेटा कि कोनिक जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कब कब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या लिख देता हूं, इक्वेशन। ठीक है, कोनिक की इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको रटनी ही रटनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई कोनिक 2 टाइप का होता है ना, क्या कि एक रिप्रेजेंट करेगा बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को और एक बाकी चारों को, नहीं ये जितने भी चारों हैं उन सबको, नहीं। तो कब रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर मैं बोलूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जब फोकस किस पे कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, किस पे, नहीं, तब तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। और अगर फोकस किस पे लाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो किस पे करेगा, इस पे, है ना, तो 4 शेप को देगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकली बात करूं तो यहां रिप्रेजेंट किया जाता है डेल। अगर आपने पढ़ी हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा, तो वहां पे बताया गया था कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल इक्वल्स टू 0 है। नहीं, तो डेल क्या होता था सर, डेल याद तो आ रहा है कुछ कुछ लेकिन बार बार भूल जाते हैं सर। नहीं, तो डेल को याद रखने के 2 तरीके थे बेटा, टीचर ने आपको बताया होगा, जिससे भी पढ़ा है और मेरे से पढ़ा है तो मैंने बताया है
कि या तो आप ऐसे लिखो डिटर्मिनेंट फॉर्म कि ए बी सी और एफ जी एच, और ज्यादातर टीचर इसी को प्रेफर कराते हैं, लेकिन मैं इससे कम प्रेफर करता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि डायरेक्ट याद रखो कंडीशन क्या होती है बेटा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ये डेल अगर जीरो है बेटा तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अदर कोनिक को बेटा। ठीक है, तो डेल जीरो है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉट इक्वल टू जीरो है तो अदर को। ठीक है, मतलब या तो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज समझना, क्या एक चीज समझना कि सर ये जो कंडीशन है ना हमारे को याद नहीं होती, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा ना बेटा, तो इससे बेटर क्या है ये याद करो। कैसे याद करना है मैं समझाता हूं। देखिए इधर ए बी सी अल्फाबेट पहले है, इनके साथ सिंगल है तो ABC सिंगल आएगा, फिर FGH सबके साथ 2 2 है तो क्या आया 2FGH। अब क्या होगा बेटा, A पहले के साथ पहला तो AF स्क्वायर नेगेटिव का, फिर B इंटू जी स्क्वायर नेगेटिव का, फिर C इंटू एच स्क्वायर नेगेटिव का। तो बड़े ही इजीली आप याद रख सकते हो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। तो यानी डेल इक्वल टू जीरो है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, अगर डेल नॉट इक्वल टू जीरो है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल को, पैराबोला को, इलिप्स को और हाइपरबोला को। अच्छा, तो इसकी कंडीशन क्या है वो समझते हैं भाई। इसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो। क्या होती है, इसेंट्रिसिटी जीरो। इसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, 1। मतलब कि SP अपॉन PM जो था वही इसेंट्रिसिटी थी। तो मतलब जब SP किसके इक्वल हो गया बेटा, PM के, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। अच्छा, इलिप्स कब रिप्रेजेंट होगा, जब इसेंट्रिसिटी 1 से क्या हो बेटा, छोटी, और हाइपरबोला कब होगा, जब इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो बेटा। अच्छा सर, ये तो कंडीशन होगी इसेंट्रिसिटी में। अब अगर मुझे H और AB में पूछा हो, मुझे तो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया भैया कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ तो HAB इनमें तो कंडीशन निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं। तो समझिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, जो 4 बार मैंने आपको रटवाया, अब आपको भी याद हो गया होगा। देखिए बताइए क्या होता था, H स्क्वायर माइनस AB E स्क्वायर माइनस 1 इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की पावर 4। तो यहां से ही देखो बेटा कि अगर मैंने यहां रखा, पहले किसकी बात कर रहा हूं, पैराबोला की, इसेंट्रिसिटी 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, यानी H स्क्वायर माइनस AB किसके इक्वल बेटा, 0 के, यानी H स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AB के। अच्छा, इसेंट्रिसिटी 1 है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 लिखी मैंने, नहीं तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, यानी कि क्या लिख दिया मैंने, H स्क्वायर इक्वल टू AB। अब लेस देन 1 है, लेस देन 1 डालूंगा तो ये 1 से छोटा आएगा, स्क्वायर करूंगा तो, यानी माइनस करूंगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव, यानी H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0, यानी H स्क्वायर अगर AB से छोटा है तो किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, इलिप्स को। अच्छा, कि मतलब H स्क्वायर अगर AB से छोटा है बेटा तो वो क्या होगा, इलिप्स। सिमिलरली 1 से बड़ा रखोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0, तो ये H स्क्वायर AB से बड़ा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को या हाइपरबोला को, तो हाइपरबोला को। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, कई टीचर बताते हैं कई टीचर नहीं बताते। मैं बताता हूं कि जो ये एलिप्स है ना बेटा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्या कि H स्क्वायर लेस देन AB के बाद भी 2 केस बनते हैं, कि अगर डेल क्या बेटा अपॉन A प्लस B नेगेटिव है तब ये एलिप्स आएगा, नहीं अगर ये पॉजिटिव आ गया किसी केस में तो उस केस में कोई लोकस नहीं होगा, क्या उस केस में कोई लोकस नहीं होगा। तो देखिए एक बार इसको मेमोराइज कर लेते हैं कब कब क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मेरे साथ साथ अब रिप्रेजेंट करते जाइए, बोलते जाइए, जितना बोलोगे मेरे साथ साथ उतना ही यही याद हो जाएगा बेटा। नहीं तो सबसे पहले बेटा कोनिक होता क्या है, अभी तक जो पढ़ा अपन ने उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। कोनिक होता क्या है, उन पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट को क्या बोला फोकस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस, फिक्स लाइन को क्या बोला डायरेक्ट्रिक्स, दोनों का रेशियो क्या रहे कांस्टेंट, उसको क्या बोला इसेंट्रिसिटी। पहली चीज अपन ने ये पढ़ी। तो उसकी जनरल इक्वेशन अपन ने पढ़ी कि भैया डिस्टेंस निकाली थी फोकस से, यानी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, फिर क्या था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन अपन ने पढ़ी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को या कोनिक को। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल क्या हो बेटा अपने पास 0। डेल क्या होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो अगर ये 0 हुआ तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
अगर नहीं है तो बाकी का कोनिक। तो सबसे पहले तो अगर इक्वेशन दे दे तो आपको डेल निकालना है। क्या निकालना है? डेल। चेक करो वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर जीरो हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन जीरो है तो फिर क्या है वो? अदर कोनिक। नहीं, अच्छा अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो भी तीन केस बेटा। क्या कि अगर क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसेंट्रिसिटी अगर वन से छोटी है तो इमेजनरी लाइन, यानी एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो इमेजनरी लाइन, ग्रेटर देन है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, और अगर इक्वल टू जीरो है तो कोइंसिडेंट लाइन। फिर अगर बेटा डेल नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपने पास चार केसेस हो सकते हैं। नहीं तो अपन बात करते हैं भाई इसेंट्रिसिटी की, इससे बात नहीं करेंगे। सर्कल अभी आता हूं क्या है चीज वो समझाता हूं। पहले आता हूं पैराबोला पे। पैराबोला का क्या है बेटा कि अगर इसेंट्रिसिटी वन के इक्वल है, क्या है? इसेंट्रिसिटी वन के इक्वल, मतलब एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। इसी तरह इलिप्स के लिए कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इलिप्स को। लेकिन उसके लिए दो केस ध्यान रखना। इलिप्स वाले के लिए जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है तो अपन को एक और काम करना पड़ेगा, डेल अपॉन ए प्लस बी। अगर वो नेगेटिव आया तब तो इलिप्स होगा, अदरवाइज वो क्या होगा बेटा? नो लोकस, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो। गॉट इट? इसी तरह से हाइपरबोला बेटा, क्या कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब एच स्क्वायर ए बी से अगर बड़ा आया तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला को। इसमें भी दो चीजें हैं बेटा, एक और टर्मिनोलॉजी आएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आगे पढ़ेंगे अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसमें क्या होता है, ये कंडीशन तो होती है, साथ में a प्लस बी क्या हो जाता है? जीरो। तो उसको क्या बोल देते हैं? नया टाइप का हाइपरबोला, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया हो कि जो कोनिक सेक्शन है वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बिहेव करता है। तो अब बात करते हैं बेटा इनके क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले रीड करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज फोकस। अच्छा क्या दे दिया भाई? जब भी कोनिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले जो डेटा है बेटा उसको लिखो, उससे डायग्राम बनाने का ट्राई करो, उसी के बाद सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले मुझे गिवन क्या है? फोकस। फोकस क्या है? 1,2। दूसरा क्या दिया? इसेंट्रिसिटी, अच्छा 1/2। और तीसरा क्या दिया? डायरेक्ट्रिक्स 3x + 4y - 7 = 0। तो भाई मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले जनरल इक्वेशन यही पढ़ी थी कि SP/PM किसके इक्वल था? E के इक्वल, यही बताया था। तो वहां से जब इक्वेशन अभी निकाली थी और मैंने बुलवाई भी आपको x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था बेटा? E² × LX + MY + N का होल स्क्वायर अपॉन L² + M²। यहां ये क्या होती थी? डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, और अल्फा और बीटा क्या होते थे? फोकस। तो यहां देखो फोकस क्या है? 1,2, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। E कितना है? 1/2। ये Lx + My + N है, तो मतलब डायरेक्ट अगर इक्वेशन लिखूं तो कितना इजी हो गया? x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर। E कितना है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, Lx + My + N ये आ गया -7 का होल स्क्वायर अपॉन L² + M²। L 3 है, M कितना है? 4, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 + 16 25, 25 × 4 100 को इधर ले आऊंगा, आंसर आ गया। तो कितनी जल्दी से अपन ने क्या कर लिया? कैलकुलेट। अगर अपन को याद है तो एक बार बोल दो मेरे लिए फिर से और खुद के लिए भी, क्या कि जनरल इक्वेशन अगर कोनिक निकालनी है जब फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है और इसेंट्रिसिटी है तो क्या होगा बेटा? x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू Lx + My + N का होल स्क्वायर अपॉन L² + M²। आई होप आपको याद हो गया हो। ठीक है, इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं कि जब अपन को क्या देगा बेटा? कुछ भी दे दी इक्वेशन, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे दी और अपन से पूछा भैया कौन सा कोनिक है, नहीं निकालो भाई। तो देखो सबसे पहली चीज, कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, जनरल सेकंड डिग्री बनाएंगे। नहीं, मौत हो जाएगी। ठीक है, मौत नहीं होगी, मतलब कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब अगर किसी को ध्यान से दिख रहा हो जो मैंने इक्वेशन अभी रटाई, तो ये आपको दिखा क्या कि यार x - अल्फा का होल स्क्वायर तो दिखा, y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू Lx + My + N का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चाहिए था मुझे? L² + M², और यहां चाहिए था E²। समझ रहे हो? तो यार यहां अपॉन में L² + M² नहीं आ रहा ना, तो मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें क्या? देखो कैसे, कि अगर 2x + 3y - 4 का होल स्क्वायर है बेटा, अपन क्या कर दूं? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 13 से डिवाइड किया है तो 13 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। यहां क्या है? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? मतलब अगर आप कंपेयर करूं तो E² किसके इक्वल आ रहा है? 13 के।
यानी E इक्वल टू √13, मतलब √13 1 से तो बड़ा है, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, माइंड में सबसे पहले बच्चे के क्या चमकता है? हाइपरबोला। क्या चमकता है? हाइपरबोला। लेकिन ये जरूरी नहीं है हाइपरबोला हो बेटा, दो केसेस होते थे, ध्यान रखो। इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी है तो अपने पास ये भी तो हो सकता है कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन हो। हाँ सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, तो गलती मत करना, नेगेटिव कर आते हैं बच्चे। तो कैसे चेक करो? मैंने बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है अगर, तो वो क्या है, उसमें फोकस किस पे लाया करता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। फोकस क्या है? 1,3 1,3 इसमें रखते हैं, क्या इस लाइन पर लाया कर रहा है या नहीं? चेक आउट करते हैं। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9 11, 11 माइनस 4 7 आएगा, मतलब जीरो तो नहीं आ रहा, मतलब लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स के बाहर है भैया, डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, तो मतलब अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये हाइपरबोला को ही क्या करेगा? रिप्रेजेंट। तो याद रखना बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो एक बार चेक करना कि फोकस किस पे लाया कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे, अगर तो फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर जाएगा, और यही गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब देखो मैंने सीधा सीधा ही पूछ लिया इस बार तो, क्या कि टीचर क्या कर रहा है ना, अब जो जमाने के टीचर आ गए, हमारे जमाने के टीचर क्या करते थे बेटा, वो बोल देते थे कि भैया ये रॉ मटेरियल है, सब्जी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, सर्व भी खुद करो, खाओ भी खुद। आजकल के टीचर, हम जैसे टीचर, सब कुछ आपको प्लेन देते हैं, क्या सब्जी भी लिया है, बना भी दी, खाना भी खिला दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम आपको खिलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, नहीं कि भैया खा लो, लेकिन बच्चा ये कहता है कि नहीं सर चबाओ भी आप ही अब हमसे, नहीं, तो ऐसा नहीं होता बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन इजीली बनेगा। आप खुद ट्राई करोगे, एक बार में क्वेश्चन बनेगा। कैसे? देखिए समझिए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है आपको क्या ऐसी दिखी क्या माइंड में? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिखी क्या? अब अगर ये इक्वेशन अगर आपको दिखी हो बेटा, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो किस किस के समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू सर 13 हो जाएगी एक्स स्क्वायर का बंदा? नहीं। अच्छा xy 2h है, 2h किसके इक्वल हो जाएगा सर? -18 के। अच्छा b किसके इक्वल हो जाएगा सर? 37 के। 2g किसके इक्वल होगा सर? 2 के। 2f किसके इक्वल होगा? 14 के। और c इक्वल टू -2। बेटा ये चीज अगर आप माइंड में कर सकते हो ना तो बढ़िया चीज है, ट्राई करना। अब माइंड में क्वेश्चन ट्राई करने का कि भाई ये जो एबीसी मेरे को पूरे पूरे नहीं लिखने पड़े, मैं माइंड में कर पाऊं कि h की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं? -9 कंपेयर करके, मेरे को ये 2h इक्वल टू -18 नहीं लिखना पड़े, इतना अपना ब्रेन डेवलप हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का नहीं, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा? 1। f इक्वल टू 14/2 7 और c इक्वल टू -2। अच्छा, अब ये किस कोनिक को रिप्रेजेंट करना है मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डेल। डेल क्या होता था बोलो मेरे साथ साथ वापस, याद यही करके जाना है सब कुछ। abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ABC है, a कितना है बेटा? 13। ये कितना है बेटा? -9 नहीं है बेटा, क्या अपने पास कितना है? देखिए 13 है a, b कितना है? 37, c कितना है बेटा? -2, f कितना है बेटा अपने पास? 7, g कितना है अपने पास बेटा? 1, h कितना है? -9। af स्क्वायर, a कितना था बेटा अपने पास? देखो 13 था, f कितना था? 7 का स्क्वायर, b कितना था बेटा अपने पास? 37 इंटू जी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और c कितना था? -2 इंटू h का स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना बेटा? 81। तो आप खुद सोचिए बेटा, अब मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं तो जुगाड़ लगाऊंगा। क्या? मैं तो जुगाड़ लगाऊंगा। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि डेल 0 है या नहीं है। तो भैया ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, तो नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगी। और छोटा सा नंबर है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो ऑब्वियस है क्वांटिटी क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब डेल तो क्या आ रहा है भैया? नेगेटिव, मतलब 0 तो नहीं आ रहा, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, पता लग गया, मतलब ये बाकी का कोनिक है नहीं। तो अगर h स्क्वायर माइनस ab क्या इक्वल टू 0 हुआ तो पैराबोला, लेस देन हुआ तो इलिप्स, और ग्रेटर देन हुआ तो हाइपरबोला। h स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ab यानी 13 इंटू 37। खुद सोचो भाई, h स्क्वायर माइनस ab नेगेटिव आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा इससे तो मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब किसको शो कर सकता है? इलिप्स नहीं। लेकिन इलिप्स में मैंने क्या लिखा था कि दो चीजें चेक करनी पड़ती है, क्या बेटा? डेल अपॉन a प्लस बी। तो देखो डेल क्या है? नेगेटिव नहीं,
ए प्लस बी, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रहा नेगेटिव। तो डेल अपॉन ए प्लस बी लेस देन 0 है, तब क्या करेगा इलिप्स। तो ये आंसर क्या है इलिप्स। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो क्या लिखता नो लोकस। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे बात कर लेते हैं एक और नेक्स्ट पैटर्न का। ये क्या है वापस से सेम है बेटा, अब लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा सर, नहीं। तो सबसे पहले ट्राई करो वीडियो पॉज करके कि क्या करोगे, तो कंपेयर करोगे किससे, वही एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो भैया कौन कौन बता देगा आप में जो देख रहा है कि a कितना होगा 0, नहीं xy का कोफिशिएंट 2h है इस बार डायरेक्ट, तो h इक्वल टू कितना लिख दूं 1। किस किस के आ गया समझ कि भैया 2h इक्वल टू 2 यानी h इक्वल टू 1। फिर by स्क्वायर, b है ही नहीं तो फिर से 0। 2gx अगर कंपेयर करूं तो g की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। समझ में आया कैसे, 2g इक्वल टू 4 तो 2 से 2 बार, 2f इक्वल टू -6, तो किस किस को समझ में आया, f क्या होगा -3। अच्छा c क्या होगा बेटा 17, नहीं कंपेयर करोगे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब मुझे क्या निकालना है डेल, तो डेल क्या होता है बेटा ए बी सी, नहीं प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर। बोलो मेरे साथ साथ ताकि याद हो जाए यहीं के यहीं। a 0 है मतलब ये तो 0 हो गया, ये भी 0, b भी 0 है तो 0 हो गया। fgh कितना होगा बेटा 2f कितना है माइनस का 3, g कितना है 2 और h कितना है 1। ch स्क्वायर, c कितना है बेटा 17, h कितना है 1। ये कितना आ रहा है बेटा खुद देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 -12 -70, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ये 0 तो नहीं है, मतलब डेल नहीं है 0, मतलब कि ये क्या है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मतलब ये बाकी का ही कोई कोनिक है। अब बाकी का कौन सा कोनिक है तो उसके लिए क्या निकालूं h स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी तो दोनों 0 है तो h स्क्वायर 1 माइनस 0 यानी ग्रेटर देन 0, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा हाइपरबोला को। क्लियर, तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला। तो देखो कितने इजीली क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा इसको ट्राई करिए बेटा, क्या बोल रहा है वापस से, विच कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट हो रहा है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5/2 x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपके माइंड में सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आ रहा है कि होल स्क्वायर खोल दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं या नहीं, नहीं मेरे माइंड में नहीं आता। एज ए स्टूडेंट मैंने अभी अभी चिल्ला चिल्ला के आपको इतनी बार बताया और फिर लिख रहा, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि यार x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था अभी लिखा है ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन थी, तो जब भी ऐसी लाइन का स्क्वायर दिख जाए मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ यार ये तो सर ने बताया था जनरल इक्वेशन, माइंड में चलनी चाहिए अब चीजें बेटा। नहीं तो यानी अल्फा कितना है बेटा फोकस कितना है 1,3, समझ में आ गया। अब यहां से देखो इसका एल और एम, नहीं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, यानी ये क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है बेटा, क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना होगा बेटा यही 5, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी ई इक्वल टू कितना बेटा √5। अच्छा सर माइनस भी तो लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो माइनस भी तो लिया करो। मैंने कहा माइनस नहीं लेंगे इसेंट्रिसिटी रेशियो है, नहीं वहां पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो ई क्या है बेटा √5, ठीक है। तो √5 1 से बड़ा कि छोटा, सर 2 का स्क्वायर होता है 4, नहीं तो 5 तो 2 से तो बड़ा ही आएगा √5, यानी 2 से बड़ा आ रहा है मतलब 1 से तो ऑब्वियस है बड़ा है, मतलब कि या तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को या रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती है, यही तो समझाया था। हाँ सर, मतलब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो फोकस है बेटा, क्या ये जो फोकस है इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं। तो रख के देखें 1 और 3, तो 1 + 3 4, 4 - 2 2, 0 तो नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हाइपरबोला को। गॉट इट, क्योंकि सेंट्रिसिटी 1 से क्या है बड़ी। तो कितने इजीली कर लेते हैं अपन लोग क्वेश्चन को। अब देखो टीचर होता है शान, वो आपको क्या टीचर क्या है शान, जेई का टीचर आपसे मजदूरी नहीं कराएगा, वो तो आपका नॉलेज चेक करेगा कि आप देख के डर रहे हो नहीं डर रहे क्वेश्चन से, या आप गलत मेथड तो नहीं लगा रहे, लंबा मेथड तो नहीं लगा रहे, आपकी दिमाग चल रहा है कि शॉर्ट मेथड लगाना है, नहीं तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो ऐसा दे दिया आपको, अब बोला कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप ट्राई कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, तो देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
सबसे पहले समझते हैं। x दे रखा है t की टर्म में, मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। y भी किसकी टर्म में है बेटा? पैरामेट्रिक, t की टर्म में, ठीक है। तो मतलब मुझे सबसे पहले तो रिलेशन चाहिए बेटा x का y के साथ, नहीं तो भाई आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है मुझे बताइएगा। मेरी इमेजिनेशन क्या कहती है कि यार ये t को हटाओ, नहीं तो t को हटाने के लिए बचपन में समझाया था, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है बेटा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, x माइनस वाई निकालूं, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 से 1 भी खत्म हो जाएगा, t माइनस माइनस प्लस टी, यानी क्या 2t आ जाएगा, समझ में आ रहा हो तो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जाएगा, 1 से 1 जाएगा, t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t। सिमिलरली अगर मैं x प्लस वाई निकालूं बेटा, क्या निकालूं x प्लस वाई, तो क्या आएगा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, इस प्लस टी से माइनस टी तो गया और प्लस का 2, यानी अगर यहां से देखूं बेटा तो मुझे क्या पता लगा कि ये x प्लस वाई है, ये 2t स्क्वायर है, तो 2t की वैल्यू यहां से अगर निकालूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आया क्या कैसे कि t की वैल्यू यहां से निकाली बेटा x माइनस वाई बाय 2, तो x माइनस वाई बाय का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये कितनी बार कटा 2 बार, जिसका कोई नहीं उसका कौन बेटा 1, मैथ्स का भगवान दिखता नहीं है लेकिन होता तो सबके साथ है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 2 जा 4, यहां क्या आएगा x प्लस वाई इंटू 2 आएगा, तो 2x प्लस 2y, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, यहां 2x प्लस 2y, इसको भी उधर ले जाता हूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 4, यानी ये इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये क्या आ गई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बेटा। अब वापस से वही कंपेयर करोगे बेटा किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही थी। आगे पीछे लिख सकते हो 2hxy को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो a कितना आ गया, सीधे सीधे कंपेयर करो तो 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, वो भी 1, h की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा बेटा, कुछ समझो, -2 है 2h के इक्वल, तो h इक्वल टू -1, g भी कितना आ रहा है -1, f भी कितना आ रहा है -1 और c कितना आ रहा है 4। तो सबसे पहला काम तो क्या निकालोगे बेटा, डेल, नहीं क्या होता था abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर और माइनस का ch स्क्वायर। अब a कितना है बेटा 1 और c कितना है 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 4, fgh 2 इंटू -1 और -1, a इंटू एफ स्क्वायर, a कितना है 1, f स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 1, bg स्क्वायर भी 1 ही आएगा, ch स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 4, यानी यहां से अगर देखें तो माइनस का तो ये तो प्लस का 4 है, ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस इंटू माइनस -1 इंटू 2 यानी -2 -1 -4, ये तो ये क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 बेटा, -2 मतलब -4, तो डेल तो 0 नहीं है, मतलब कोनिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बात करेंगे एच स्क्वायर की, एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 80, तो 1 - 1 इंटू 1 यानी कि 0 आ रहा है, नहीं 1 - 1 0, और एच स्क्वायर माइनस भी 0, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। मतलब क्या आंसर क्या आ गया बेटा, पैराबोला। तो कई बार आपको क्या करेगा बेटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी दे सकता है, और कई बार आपको क्या करेगा बेटा, रूट की इक्वेशन देगा, क्या देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में, नहीं, और आपसे पूछेगा ये क्या है, तो पहले अपन को क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें सर, तो भाई रूट हटाने के लिए बचपन से एक ही चीज समझाइए, क्या स्क्वायर कर दो, तो कर देते हैं। क्या होगा, रूट पी एक्स है, रूट क्यूब है, नहीं इक्वल्स टू इस पूरे का क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर, तो कितना आएगा पी एक्स, नहीं प्लस क्यू वाई प्लस 2 रूट पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 1। अब क्या करूं भाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई, नहीं 1 को अगर इधर ले आऊं तो -1 इक्वल टू माइनस का रूट पी क्यू एक्स वाई, अभी भी रूट है बेटा, तो फिर से दोनों साइड क्या कर देता हूं स्क्वायर, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पी क्यू एक्स वाई, यही आएगा बेटा। यानी कि ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व आउट, यानी कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कैसे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किस किस को पता है क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता है। तो ये लगाएंगे तो ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर
नहीं, फिर सी स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2pqxy, 2bc मतलब माइनस का 2px, फिर माइनस का 2qy, यही आएगा बेटा, इक्वल टू कितना है 4pqxy। तो मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिर्फ कैलकुलेशन है, 2 एप्पल है प्लस के, ये प्लस के 4 एप्पल इधर आके माइनस के 4 एप्पल, तो 2 एप्पल माइनस 4 एप्पल मतलब माइनस के 2 एप्पल। क्लियर, 2px माइनस 2qy इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये अपने पास +1 भी था बेटा, ठीक है, तो +1 इक्वल टू 0, क्या +1 इक्वल टू 0, तो ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब मुझे पता है यार ये PQ की टर्म आ रही है और ये C सिंगल आ रहा है, ऑब्वियस ही चीज है। जब आप डेल निकालोगे, निकाल के देखोगे तो नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0। अब क्या है, अगर कंपेयर करो आप तो h कितना है बेटा, यार PQXY आया था तो h क्या है PQ नेगेटिव का। अच्छा AB कितना है बेटा, A कितना है P स्क्वायर और B क्या है बेटा Q स्क्वायर। तो आप खुद सोचो h स्क्वायर क्या बेटा माइनस AB अगर निकालोगे तो h का स्क्वायर मतलब माइनस PQ का स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर, A इंटू BB क्या आ रहा है P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो h स्क्वायर माइनस AB अगर 0 है बेटा तो किसको रिप्रेजेंट करता था, पैराबोला को, क्योंकि डेल नॉट इक्वल टू 0 अगर निकालोगे तो, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास बेटा ये पैराबोला। तो अपन बस सिर्फ कैलकुलेशन थी, मैं तो सिर्फ क्या समझा रहा हूं आपको कि बेटा क्या करना है कि अगर रूट दिख जाए तो पहले दोनों तरफ क्या करोगे बेटा होल स्क्वायर, उसके बाद भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए फिर से क्या किया स्क्वायर, तो 2 बार क्या करना पड़ा स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या है सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कि कैसे कैसे आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह से बेटा एक और क्वेश्चन जैसे कि आइडेंटिफाई द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस, नहीं ये आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है खुद से, नहीं क्या है वापस से वही कंपेयर करोगे, ये ax स्क्वायर, ये by स्क्वायर, ये 2hxy, ये 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहला काम डेल निकालोगे, डेल क्या होता था abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, वो 0 आ रहा है या नॉन जीरो, चेकआउट कर लोगे। फिर क्या निकालोगे h स्क्वायर माइनस ab, अगर 0 आया तो पैराबोला, लेस देन 0 आया तो इलिप्स, उसके लिए डेल अपॉन a प्लस बी चेकआउट कर लेना, और अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोला। गॉट इट, तो ये आपका होमवर्क था। अच्छा नेक्स्ट, कभी कभार ऐसा भी दे देता है बेटा क्वेश्चन क्या कि इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उधर भी क्या दे दिया आपको कि एक लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर, तो बच्चा क्या करेगा फिर से मजदूरी, पहले इसका पूरा होल स्क्वायर सॉल्व करेगा, फिर एबीसी से कंपेयर करेगा और फिर सॉल्व आउट करेगा। नहीं, लेकिन जब भी इसी टर्म का स्क्वायर दिखता है ना, मेरा मन क्या करता है जनरल इक्वेशन पे जाने का। जनरल इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो मैं उसी की तरह से सोचना चाह रहा हूं इसको। तो देखो यार मुझे दिखा भी सही, अगर आपको मन की आंखों से दिखा हो तो एक्स स्क्वायर और 2x को अगर साथ लिख दूं, वाई स्क्वायर और 2y को साथ लिख दूं, दिखा क्या चमका, ए स्क्वायर माइनस 2ab चमका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था 1, यहां भी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था 1 और 1 2, यही तो था। मतलब अच्छा सर आपने 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, मैंने कहा हाँ यही तो किया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा लगाई। यानी कि ये क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। बट अपॉन में क्या चाहिए होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो कर देते हैं 2 का स्क्वायर 4, इसका 1 नहीं का स्क्वायर 1, यानी कि कितना हो गया 5, तो 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। तो अच्छा सर ये तो हो गया पूरी इक्वेशन की तरह, मतलब कंपेयर करोगे तो ये ई स्क्वायर क्या बेटा ई स्क्वायर किसके इक्वल आया 5, यानी ई इक्वल टू √5, मतलब कि ये 1 से बड़ा है, तो या तो हाइपरबोला या क्या हो सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। अब देखो पता करते हैं, तो 1 और 1 अगर रखूं तो 1 प्लस 1 देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 माइनस 3 क्या आ रहा है 0। अच्छा तो लाइन को क्या कर गया सेटिस्फाई, मतलब ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन सी सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी, मतलब क्या है बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। समझ में आया, तो गलती मत करिएगा, ठीक है। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन को करेगा, क्योंकि जो फोकस है वो किस पे लाया कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे। गॉट इट। तो ये क्या थे बेटा सारे पैटर्न के क्वेश्चन जो भी अपन से पूछे जा सकते हैं कोनिक के बारे में, कि भाई कोनिक को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है इक्वेशन से। अब आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाइए जो सेंटर ऑफ कोनिक पे है, सेंटर ऑफ कोनिक पे तो अभी पढ़ा रहा हूं, इसके पहले के जितने क्वेश्चन है वो सब कुछ ट्राई कीजिए, आप सब कुछ बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आगे बात करते हैं बेटा किस पे सेंटर ऑफ कोनिक। वैसे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं बेटा,
लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कोनिक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ये। तो देखो इसको ऐसे समझाता हूं एक सर्कल से। सर्कल में अगर देखा जाए तो डायमीटर होते थे बेटा, नहीं? तो यहाँ ये जो सेंटर पॉइंट था, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया। तो मतलब सेंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी कॉर्ड, क्या बेटा, जितनी कॉर्ड है नहीं वो क्या हो, बाइसेक्ट हो। क्या हो, बाइसेक्ट। सर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो देखो दूसरी डेफिनेशन समझो। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, नहीं मतलब जितने भी सिमेट्रिक वाली पॉइंट्स हैं, नहीं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर। जैसे कि ये है, इसके अबाउट सिमेट्रिक था ऊपर नीचे, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक था ऊपर नीचे, तो उनका इंटरसेक्शन क्या कहलाया बेटा, ये। तो इससे क्या पता लगा कि सर अगर पैराबोला है, क्या है बेटा, अगर आपने पढ़ा है पैराबोला पहले थोड़ा सा, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, नहीं कैसा होता था बेटा, ऐसा कुछ, नहीं। तो भाई इसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होती है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, बाकी किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता। तो दूसरी कहां से लाऊं, इंटरसेक्शन कहां से लाऊं, नहीं। तो पैराबोला के लिए सेंटर नहीं है भैया, ठीक है, पैराबोला के लिए सेंटर डिफाइन नहीं है, गॉट इट। इलिप्स के लिए अगर बात करो तो देखो आप खुद सोचो, इलिप्स में यहां इसके अबाउट भी क्या होता था, सिमेट्रिक, इसके अबाउट भी क्या होता था, सिमेट्रिक। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन, यही क्या कहला गया, सेंटर। समझ रहे हो, स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, नहीं। तो अच्छा सर मतलब जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर है। मैंने कहा हाँ, अच्छा सर, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे सर, क्या बेटा, कि निकालेंगे कैसे, कि अगर अपन को क्या निकालना है कि भाई कैसे निकालें सेंटर ऑफ कोनिक, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो उसके लिए एक मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या, कि अगर अपन को जनरलाइज कोई भी कर्व की इक्वेशन दे दी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्या थी, सेकंड डिग्री बेटा, क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर मुझे निकालना है सेंटर ऑफ कोनिक तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा बेटा, सबसे पहले इसको मान लूंगा फंक्शन f। अपन क्या निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, और पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, y के। अब भाई जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता वो समझ लेना ध्यान से, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। तो समझना, पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो कांस्टेंट क्या होगा, अगर x के रेस्पेक्ट में किया बेटा तो देखिए यहां कांस्टेंट क्या आया, y, तो ये y कांस्टेंट है, ax स्क्वायर, a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी 2ax, y कांस्टेंट है, 2h भी कांस्टेंट, तो 2hy एज इट इज, x का क्या होगा 1, y स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2gx, 2g कांस्टेंट है, x का 1, 2fy पूरा कांस्टेंट 0, फिर 0, ये आ गया, नहीं। मतलब अगर दो सम में से कॉमन ले लूं तो क्या इक्वेशन आ गई, ax प्लस hy, नहीं, प्लस g इक्वल टू 0, गॉट इट। इसी तरह से अगर मैं डेल f बाय डेल y की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, डेल f बाय डेल y की, तो क्या होगा, यहां देखो ये कांस्टेंट है पूरा y के रेस्पेक्ट में, तो 0, यहां 2hx पूरा कांस्टेंट है, y का y के रेस्पेक्ट में क्या होता था 1, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx होता है बेटा, लेकिन y का y के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, है ना। फिर b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, gx कांस्टेंट है तो 0, यहां क्या होगा 2fy का 2f इक्वल टू 0। मतलब क्या इक्वेशन आ गई, hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। मतलब कि दो इक्वेशन आ गई लाइन की। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा अपने पास, क्या, कोनिक का सेंटर, क्या कहलाएगा। अच्छा सर इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, 10th क्लास याद करो, कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, h से, इसको a से, और दोनों को सबट्रैक्ट, तो y आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या कर देता हूं, इन दोनों को निकालना था तो x वाले को एलिमिनेट किया, y आ गया, y को एलिमिनेट करोगे तो x आ जाएगा, गॉट इट। तो सेंटर ऑफ कोनिक इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अपन किसी भी जो पिछला क्वेश्चन किया वो किसी का भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, अब जो बात करनी है मेन जो चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है ना बेटा, सेंटर के बाद जो कोनिक का, ठीक है, वो स्टार्ट होता है बेटा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब टीचर्स क्या है बेटा, तीनों को अलग अलग पढ़ाते हैं जनरली, पैराबोला को अलग पढ़ाएंगे, फिर खत्म होगा उसके बाद इलिप्स, फिर उसके बाद हाइपरबोला, बट मैं नहीं, मैं तीनों को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ कंपैरिजन वाइज, कि पैराबोला इधर चलेगा, फिर इलिप्स चलेगा, फिर हाइपरबोला चलेगा, ताकि साथ के साथ चीजें एकदम क्लियर हो। क्योंकि जब तक हाइपरबोला आता है ना, बच्चा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो समझ में दिक्कत आ जाती है उसके, नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, साथ के साथ चलेंगे। तो उसके लिए पहले अपन को कोनिक की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मैंने आज 3 टर्मिनोलॉजी तो आपको बताई। फोकस क्या होता था, फिक्स पॉइंट,
नहीं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, फिक्स लाइन, और इसेंट्रिसिटी क्या होता था बेटा, फोकस से डिस्टेंस पॉइंट की और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ कुछ और टर्मिनोलॉजी है कोनिक के लिए जो अपन को याद रखनी है, तो वो क्या क्या होती है वो समझा देता हूं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं अपन किसी भी कोनिक का, ठीक है। तो एक डायग्राम बना देता हूं, जैसे कि ये क्या है बेटा, एक पैराबोला है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है बेटा, फोकस है, एस, ठीक है। ये पी है और ये एम है, ठीक है। तो अगर हम में से बात की जाए बेटा कि भाई क्या क्या चीज, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है एक्सिस। क्या पहली डेफिनेशन किसकी आती है, एक्सिस की। तो एक्सिस होता क्या है कि भाई एक्सिस है क्या चीज, तो एक्सिस क्या है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है बेटा, सॉरी, एक्सिस क्या है बेटा, एक लाइन। क्या है, लाइन, जो किसके परपेंडिकुलर हो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स के। किसके, ये डायरेक्ट्रिक्स थी अपने पास, इसके परपेंडिकुलर लाइन हो, वो क्या कहलाएगी, एक्सिस। लेकिन वो किससे पास आउट करनी चाहिए बेटा, फोकस से। किससे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी होंगी, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन वो किससे पास आउट हो जानी चाहिए, फोकस से। तो उसको क्या बोल दूंगा, एक्सिस। नहीं, तो एक्सिस की डेफिनेशन क्या है बेटा, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, ऐसी लाइन जो किससे पास आउट हो रही है बेटा, फोकस से, और डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलूंगा, एक्सिस। नहीं, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आएगी बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट साफ साफ दिख रहा होगा आपको। मतलब क्या है, जहां कोनिक जो कर्व है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, क्या करे, उसको क्या बोलूंगा, वर्टेक्स। तो देखो यही डेफिनेशन लिखी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद एक्सिस, मतलब जो कोनिक का कर्व है, नहीं, वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये अगर ओ है, तो मैंने क्या बोला, ये ओ वर्टेक्स है। अगर ये एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये जो ओ एस वाली है, ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस। नहीं, यानी कि यही क्या है, मेनली एक्सिस ऑफ जो कोनिक है। अभी ये पैराबोला, तो पैराबोला की एक्सिस है। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, वो समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा कि अगर ये पैराबोला है या कोई सा भी कोनिक है, तो इसमें बहुत सारी कोड बनेंगी, नहीं, तो ऐसी कोड जो बेटा परपेंडिकुलर हो, क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस के। किसके, ये जैसे ये कोड है, नहीं, तो ये परपेंडिकुलर है किसके बेटा, एक्स एक्सिस के, यानी कि पैराबोला की एक्सिस के, क्योंकि इस वाली केस में क्या लिखी है मैंने, एक्स एक्सिस ही पैराबोला की एक्सिस। तो अगर पैराबोला की एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कोड है वो क्या कहलाएगी, डबल ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगी, तो मैंने यही लिखा कि डबल ऑर्डिनेट क्या है, कोड ऑफ कोनिक परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो मतलब अगर मैं कोनिक को अगर रोटेट कर देता, मान लो ऐसे, ये एक्सिस होती, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती, कोड होती, नहीं, ये क्या कहलाती, डबल ऑर्डिनेट। ये यहां बनाऊं तो भी डबल ऑर्डिनेट, यहां बनाऊं तो भी डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। कितने बनेंगे बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आती है फोकल कॉर्ड। भाई फोकल कॉर्ड नाम से पता लग रहा है, ऐसी कोई भी कॉर्ड जो किससे पास आउट हो, फोकस से। जैसे कि अगर मैं मान लो ये बना देता हूं, नहीं, ये लाइन, तो ये क्या कहलाएगी भैया, फोकस से पास आउट हो रही है, मतलब क्या है, फोकल कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट पे कॉर्ड को इंटरसेक्ट करे कोनिक को, और किससे पास आउट हो, फोकस से, तो वो क्या कहलाएगी, फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है बेटा, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये पॉइंट था फोकस, जैसे ये एक पैराबोला है, ये फोकस है, तो किसी भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है बेटा, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियाई। क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियाई। तो ये उसकी डेफिनेशन। लास्ट क्या है बेटा, लेटस रेक्टम। क्या है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेंस में, निकालिए लेटस रेक्टम हर एक के लिए। अभी बात करेंगे आगे कि कैसे निकाली जाती है। तो लेटस रेक्टम क्या है बेटा, कि अगर ये फोकस था, नहीं, तो ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास आउट करे, उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। तो डबल ऑर्डिनेट जो किससे पास आउट कर रहा है, फोकस से। या इसी को अगर मैं बोलूं, ये फोकस से पास आउट होने वाली कॉर्ड है, मतलब क्या है, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड जो क्या हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएगी अपने पास, डबल ऑर्डिनेट के लिए लेटस रेक्टम, ठीक है। तो अपने पास देखिए, वापस से मैं समझा देता हूं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है बेटा एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, जो डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर, और किससे पास आउट हो, फोकस से। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी बेटा, कि वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, जो कोनिक था, नहीं, जो कर्व था, वो जहां एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा अपने पास, कि भैया अपने पास डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, तो भाई क्या है डबल ऑर्डिनेट, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, समझना, ये डायरेक्ट्रिक्स थी तो इसके पैरेलल लाइन या एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, नहीं, वो क्या कहलाएगी अपने पास, डबल ऑर्डिनेट। फिर अपन ने क्या पढ़ा, डबल ऑर्डिनेट के बाद बेटा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या बेटा, जो फोकस से क्या करे, पास आउट, वो कॉर्ड क्या कहलाएगी, फोकल कॉर्ड। फोकल डिस्टेंस मतलब किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस कहलाएगी। एक आया लेटस रेक्टम, तो ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो किससे पास आउट हो, फोकस से, वो क्या कहलाएगा बेटा अपने पास, लेटस रेक्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की जनरल क्या है डेफिनेशंस हैं,
उनकी इक्वेशंस क्या है, उनकी लेटस रेक्टम क्या है, उनके वर्टेक्स क्या है, उनकी एक्सिस क्या है, सब चीजों के बारे में डिटेल वाइज बात। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ वन शॉट चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उन पर वीडियोस अपलोड